Hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our economics class जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो भाई साहब आज 2 दिनों के बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है, क्योंकि एक दिन काम, एक दिन हम लोग पढ़ाई करते हैं तो 2 दिन रेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का क्या चल रही है, पढ़ाई चल रही है। बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हम लोग अभी तक क्या डिस्कस किए हैं पॉवर्टी के बारे में। तो पॉवर्टी क्या डेफिनेशन होती है, ये चीजें देखे हैं। पॉवर्टी होती क्या है? पॉवर्टी एक गंभीर चुनौती है किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए। कोई भी नेशन यदि डेवलप होना चाहता है, विकसित होना चाहता है, तो सबसे जरूरी है कि वहां पर पॉवर्टी ना हो। क्योंकि अगर वहां पे पॉवर्टी होगी, वहां के लोग खाने के लिए मर रहे हैं, रहने के लिए उनके लिए जगह नहीं है, तो बहुत ही दयनीय स्थिति है उस देश की। तो वो फिर आगे डेवलप नहीं कर सकता। फिर वो मशीन थोड़ी ना बनाएगा। वो अपने देश को सुरक्षित, देश की जनता को खाना नहीं खिला पा रहा है, तो फिर बाहर के जो दुश्मन हैं वो तो इस देश का क्या कर देंगे, काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे जरूरी है पॉवर्टी को हटाना। तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में काफी कुछ डिस्कस किया है। आज सेकंड वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक देखेंगे, जैसे पॉवर्टी लाइन क्या है। पॉवर्टी लाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जान सकेंगे कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे, तो बहुत ही कंसंट्रेट होगा कि भाई साहब बने रहिए और आज का काम आज ही कर लीजिएगा, जिससे कि रेगुलर क्लास तुम्हारी चलती रहे, वरना फिर रेस्ट मोड पे ही क्लास रहेगी। चलते हैं अपने चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज, और इसमें हमें आज क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो शुरू के 3 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर दिया है, ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन टू टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी। आज हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक देखेंगे पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। जो हमारे समाज के वैज्ञानिक हैं, ठीक है, वो पॉवर्टी को किस तरीके से देखते हैं, वो पॉवर्टी को, गरीबी को किस रूप में देखते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे पॉवर्टी लाइन क्या है, गरीबी रेखा क्या है, गरीबी रेखा क्या है। और तीसरा टॉपिक आज देखेंगे पॉवर्टी एस्टिमेट्स, पॉवर्टी एस्टिमेट, पॉवर्टी का आंकड़ा क्या है हमारे देश का इस समय। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक कवर करने की अपनी कोशिश रहेगी। बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए भाई साहब, सारे काम धाम छोड़ करके अगले आधे घंटे के लिए हमारे साथ बन जाइए, जिससे शाम को थोड़ा सा गुड फील हो। ठीक है, वरना बड़ा ही बैड फील होता है जब क्वेश्चन पूछा जाए और आंसर ना दे पाओ। ठीक है, तो चलते हैं अपने एनसीईआरटी पर। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। Since poverty has many facets, social scientists look at it through a variety of indicators. कह रहे हैं पॉवर्टी के कई सारे रूप हैं। ठीक है, कई सारे रूप हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी इसके पहले टॉपिक में कि हम पुअर उसको ही बोलेंगे जिनके पास साफ पानी नहीं है पीने के लिए, उनको भी हम पुअर बोलेंगे। जिनके पास एक रेगुलर इनकम का स्रोत नहीं है, कि उनके महीने में उनकी एक फिक्स सैलरी नहीं है, उनको भी हम पुअर बोलेंगे। हम उनको भी पुअर बोलेंगे जिनके जनसंख्या ज्यादा है, जिनके घर में जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है और कमाने वाले एक मेंबर, उनको भी हम पुअर कहेंगे। तो पॉवर्टी के कई सारे फैसेट्स हैं, कई सारी डेफिनेशन हैं, लेकिन जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं उसको एक अलग रूप से देखते हैं। Usually, the indicators used relate to the levels of income and consumption. कह रहे हैं जो साइंटिफिक फिनोमिना है, जो एक साइंटिफिक फिनोमिना है इन पॉवर्टी को नापने का, वो इनकम और कंजम्पशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात हम कर रहे हैं तो पैसे से रिलेटेड बातें होंगी कि उनका इनकम कितना है, उनका कंजम्पशन कितना है, किसी फैमिली का, किसी पर्सन का, वो डिफाइन करेगा आखिर वो पॉवर्टी में है या फिर नहीं है।
But now, poverty is looked through other social indicators like illiteracy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. कह रहे हैं अभी तक तो सिर्फ इनकम और कंजम्पशन पर आधारित था कि कौन पुअर है कौन नहीं पुअर है, एक साइंटिफिक इंडिकेटर था। लेकिन अब काम क्या है, अब बहुत सारे सोशल इंडिकेटर्स हैं पॉवर्टी को नापने का। पहला इलिटरेसी लेवल, दूसरा लैक, इलिटरेसी लेवल मतलब जान रहे हो ना, जितने लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। लिटरेट मतलब पढ़े लिखे लोग, इलिटरेट मतलब जो अनपढ़ लोग हैं। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, कह रहे हैं माल न्यूट्रिशन मतलब जिनको पोषक तत्व नहीं मिल पाए हैं और उनकी बॉडी में क्या हो गया है, रेजिस्टेंस आ गया है, वो ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक पॉवर्टी का इंडिकेटर है। तीसरा कह रहे हैं लैक ऑफ जॉब, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, अस्पताल जाने की उनके पास क्षमता नहीं है, दवाइयों खरीदने की क्षमता नहीं है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरी पाने के अवसर उनके पास नहीं है। लैक ऑफ एक्सेस टू सेल्फ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी पीने के उनके पास एक्सेस नहीं है। तो ये सब जो भी हैं, सैनिटेशन हो गया, साफ सफाई हो गया, अगर उन लोगों के पास नहीं है तो उनको पॉवर्टी में रखा जाएगा। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। कह रहे हैं पॉवर्टी को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो सोशल एक्सक्लूजन और दूसरी है वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन का क्या मतलब है, सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देना, सोसाइटी से बाहर कर देना, सोशल एक्सक्लूजन हो गया। और वल्नरेबिलिटी मतलब होता है कि ऐसा एरिया या ऐसे लोग जो कि प्रभावित जल्दी होते हैं, जैसे कहते हैं कि ये बच्चा वल्नरेबल टू डिजीजेस है, ठीक है, मतलब कि अगर बीमारी, अगर ठंडी आएगी तो इसको तुरंत ही जुकाम हो जाएगी, मतलब वो वल्नरेबल है जुकाम और खांसी के लिए, मतलब सबसे पहले उसी को पकड़ेगी, मतलब जो थोड़ा सा कमजोर वर्ग होता है उसको हम वल्नरेबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। पहला है सोशल एक्सक्लूजन, नाम से ही क्लियर हो रहा है, सोसाइटी से एक्सक्लूड करना, सोसाइटी से बाहर करना। According to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people, excluded from enjoying social equality of better off people in better surrounding. कह रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको गरीबों के साथ ही रहने के लिए कहा जाता है। उनको किसी अमीर सोसाइटी में रहने का हक नहीं है। भाई वहां इतने प्राइजेस हाई हैं, वहां पे हाई क्लास वाले लोग रह रहे हैं, अच्छे से बात करने वाले लोग रहे हैं, इनको शर्म भी आएगी वहां पर रहने में, ठीक है। इनके पहनावे, इनके कल्चर बिल्कुल ही अलग होंगे अमीरों से, तो इनको शर्म आएगी देख करके। तो सोशल एक्सक्लूजन क्या है कि समाज से ये बाहर कर दिए जाते हैं, इनको इक्वालिटी नहीं दी जाती है कि आप अमीर और गरीब समान स्तर के लोग हैं, ऐसा नहीं है। इनको कहा जाएगा गरीबों के साथ रहो, गरीबों के बीच में ही तुम्हारी झोपड़ी बनेगी और उन्हीं के साथ रहो, सोशल इक्वालिटी की ये सब बात मत करो, ठीक है, तुमको वो सब नहीं मिलेगा। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी both a cause as well as a consequence of poverty in the usual sense। कह रहे हैं जो सोशल एक्सक्लूजन है, ये दोनों मतलब ये एक वजह भी है पॉवर्टी की, और पॉवर्टी के बाद जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो भी है सोशल एक्सक्लूजन। मतलब सोशल एक्सक्लूजन वजह भी है और ये एक रिजल्ट भी है। वजह क्या है, सोशल एक्सक्लूजन वजह कैसे है पॉवर्टी की, ये समझते हैं। सोशल एक्सक्लूजन समझे कि नहीं समझे अभी, कि सोसाइटी से एक विशेष ग्रुप को अलग कर देना क्योंकि वो क्या है, गरीब है, ठीक है। जब उनको अलग कर दिया जाएगा तो सोसाइटी में क्या होगी, सोसाइटी में भेद उत्पन्न होगा, सोसाइटी में ये होगा कि हम बड़े लोग तुम छोटे लोग, ठीक है। तो इससे क्या होगी, पॉवर्टी आएगी। भाई वो दूसरे कल्चर में रह नहीं पा रहे हैं, वो अपने एक अलग उनका संगठन बन रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगी, उनके बीच में असमानता आएगी, पॉवर्टी क्रिएट होगी। और जब ये लोग एक दूसरे से दूर ही रहेंगे
एक दूसरे से दूर रहेंगे, इनके बीच में एक दीवार रहेगी, तब ये लोग कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे और ये जो असमानता है सोसाइटी में वो बनी रहेगी। तो सोशल एक्सक्लूजन वजह भी है पॉवर्टी की और इसका कॉन्सिक्वेंस भी है, इसका रिजल्ट भी है। ठीक है, ब्रॉडली इट इज अ प्रोसेस through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that other enjoy। फिर वही बात बोले हैं कि सोशल एक्सक्लूजन से क्या होता है कि कुछ एक विशेष तबका होता है, विशेष लोग होते हैं जिनको जो अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं उनसे दूर रखा जाता है, जो अपॉर्चुनिटीज है, जो अवसर हैं अपने आप को बेटर लाइफ स्टाइल में करने के लिए, उनसे दूर रखा जाता है। A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunities. Social exclusion thus may lead to, but can cause more damage than having a very low income. तो कह रहे हैं इंडियन सोसाइटी में देखा जाए तो अपने यहाँ पे बहुत ही जात पात है, अभी भी है। ठीक है, जो हमारे लोअर कास्ट वाले होते हैं, बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, उनको उतनी इज्जत नहीं दी जाती है, उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। इससे वो हमेशा क्या रहते हैं, सोशली एक्सक्लूडेड रहते हैं। वो भले ही कितनी इनकम जनरेट कर लें, भले ही कितने अमीर हो जाएं, लेकिन अब भी एक सोच ऐसी रहती है कि अरे वो तो शेड्यूल कास्ट का है। ठीक है, तो ये इंडिया में अभी भी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी का। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब तुम्हें बताए कि एक ऐसा तबका जो कि कुछ भी विषम परिस्थिति आती है, कोई भी डिजास्टर आता है, कोई भी डेंजर आता है, तो सबसे पहले उन पर प्रभाव पड़ता है, तो उनको हम कहते हैं वल्नरेबल लोग हैं वो। Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities or individuals of becoming or remaining poor in the coming years. Vulnerability to poverty मतलब पॉवर्टी के प्रति वो क्या है, बहुत ही नाजुक है। तो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो आने वाले समय में गरीब होने वाले हैं या गरीबी में ही रहेंगे। ठीक है, वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी का अगर कॉन्सेप्ट डिस्कस करें तो इसमें ऐसे लोग आएंगे जिनके गरीब होने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कमिंग ईयर्स में। वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities. Further, it is analyzed on the basis of the greater risk these groups face at the time of natural disaster, earthquakes, tsunami, terrorism, etc. मतलब की बात ये कह रहे हैं यहाँ पर कि vulnerability डिटरमाइन हो रही है कि ऐसे पर्सन जिनको अपने जॉब रह कर छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है, दूसरे जॉब पकड़ने पड़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों ने राम सरन और लखा सिंह के केस में देखा था। इन लोगों को कभी जॉब मिल रही है, कभी जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, मतलब कि कोई परमानेंट जॉब नहीं है। तो ये लोग क्या है, वल्नरेबल हैं। और ये लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तब तो इनका और ही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि रेगुलर इनकम है नहीं, कोई रहने का पक्का स्थान है नहीं। ये लोग फिर क्या होंगे, ट्रांसफर्ड कर दिए जाएंगे किसी और एरिया में, तो इनके लिए और ही दिक्कत बनेगी। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ दियर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क। इन फैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स the greater probability of being more adversely affected than other people when bad times comes for everybody, whether a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of job। कह रहे हैं कोई भी विषम परिस्थिति आए कि रोजगार खत्म हो गए या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, तो ये सब आती हैं, तो ये लोग इतने फुलफिल नहीं होते हैं, इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि सबको बियर कर जाएं, सबको हैंडल कर जाएं, इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, ना ही इकोनॉमिकली और ना ही मेंटली। ठीक है, कि सब चीजों को झेल सके, तो इसलिए ये काफी वल्नरेबल ग्रुप होता है। तो जो भी पॉवर्टी से
जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, वो बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप होता है। उसको उसके पास जब भी कोई विषम परिस्थिति आती है, जब भी जॉब्स खत्म हो जाती है, तो उनके लिए जीना बड़ा ही कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रहा हमारा पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट किस तरीके से पॉवर्टी को देखते हैं, ये पहला टॉपिक आज का हमारा यहाँ खत्म होता है। अगला टॉपिक आता है पॉवर्टी लाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं गरीबी रेखा। गरीबी रेखा मतलब एक ऐसी लाइन, इसको अगर पॉवर्टी लाइन कर देंगे तो इसके ऊपर जितने लोग हैं वो पुअर नहीं हैं, और इस लाइन के जितने लोग नीचे हैं वो सभी के सब क्या हैं, पुअर हैं। ये एक ऐसी लाइन है जो कि समाज में ये डिटरमाइन करती है, ये डिफाइन करती है कौन लोग पुअर हैं और कौन लोग पुअर नहीं। पॉवर्टी लाइन के नीचे मतलब वो पुअर हैं, पॉवर्टी लाइन के ऊपर मतलब वो पुअर नहीं है। At the center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line. A common method used to measure poverty is based on the income or consumption level. ध्यान रखना, जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है पॉवर्टी को डिफाइन करने का वो कंजम्पशन और इनकम है। ठीक है, कितना वो कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, ये डिफाइन करेगा उनकी गरीबी को। A person is considered poor. अब देखो किस पर्सन को हम पुअर कंसिडर करेंगे। A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill the basic need. ठीक है, बात यहां पे ऐसी है कि अगर हम उन पर्सन को पुअर कंसिडर करेंगे जिनकी इनकम और जिनका कंजम्पशन लेवल एक सेट किए हुए पैमाने से नीचे है। ठीक है, वो पैमाना क्या है, वो एक डिफाइंड लाइन क्या है, वो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसके नीचे अगर रहेंगे तब हम ये कहेंगे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। What is necessary to satisfy the basic need is different at different times and in different countries. यहां पर बेसिक नीड को फुलफिल करने की बात कही है, तो बेसिक नीड जो है वो कंट्री वाइज, एरिया वाइज, क्या कहते हैं, रीजन वाइज अलग अलग होती है। ठीक है, लोगों की अलग अलग नीड होती है। यदि तुम क्या करो, कंट्रीज को चेंज कर दो तो उनकी बेसिक नीड कुछ अलग हो जाएगी। ठीक है, Therefore, poverty line may vary with time and place. Poverty line जो है वो टाइम के और प्लेस के अनुसार चेंज होती रहती है। Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and the accepted minimum social norms. कह रहे हैं हर कंट्री के लिए ये जो पॉवर्टी लाइन, जो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, पॉवर्टी कोई ऐसी लाइन तुम्हें दिखाई नहीं देगी चौराहे पे या कहीं किसी एरिया में, किसी डिस्ट्रिक्ट में जाओ तुमको पॉवर्टी लाइन दिख जाए, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। तो ये हर कंट्री के लिए चेंज होती रहती है जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट्स मे बी कंसिडर्ड पुअर। इन इंडिया ओनिंग ऑफ कार इज स्टिल कंसिडर्ड अ लग्जरी। कह रहे हैं यूएसए में अगर किसी के पास कार नहीं है तो उसको गरीब कंसीडर किया जाएगा, उसको ये कहा जाएगा कि तुम गरीब हो। और अपने इंडिया में अगर किसी के पास कार हो जाती है तब तो भाई बड़ा आदमी है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस देख रहे हो कि किस तरीके से वहां पर यूएसए में अगर कार नहीं है तो पुअर हो, और अपने यहां कार है तब अमीर हो, लग्जरी है। ठीक है, तब तो आप बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं, तभी तो आप कार ले पाए। ठीक है, तो ये कहा जाएगा। तो यहां से दिख रहा है ना कि किस तरीके से कंट्री वाइज पॉवर्टी को अलग अलग एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां दोनों जगह नीड अलग है, बेसिक नीड अलग है। वहां की बेसिक नीड है कार और अपने यहां बेसिक नीड है कि रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी है खाने के लिए, कपड़ा है पहनने के लिए और छत रहे, सिर पे छत रहे, चार दीवारी रहे, बस इतना ही बेसिक नीड है अपने इंडिया की। लेकिन वहां पर कार भाई होनी जरूरी है। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light educational and medical requirement etc. अपने इंडिया की बेसिक नीड की बात यहाँ पे किए हैं, तो वो क्या है, क्लोथिंग है, फुटवियर है, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन और मेडिकल रिक्वायरमेंट है। आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस, जीवन बिताने के लिए यही हमारी बेसिक नीड है इंडिया वालों के लिए।
दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज। इन सब का पैसा निकल जाता है कि मिनिमम से मिनिमम कितने पैसे लोग कमाएं कि वो पुअर ना रहें। द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल estimating the poverty line is based on the described calorie requirement. Food items such as cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. together provide these needed calorie. The calorie needs vary depending on age, sex and the type of work that a person does. ठीक है, तो यहां तक जो बात कही गई है वो ये कही गई है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पहले निकाल लिया गया, उसके क्या क्या प्राइजेस हैं, प्लस कैलोरीज डिफाइन की गई है। कैलोरीज क्या होता है कि जो भी हम एक सिंपल नॉर्मल पर्सन के लिए कितनी कैलोरी वो इनटेक करे, कंज्यूम करे कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। ठीक है, बहुत ज्यादा भी कैलोरी नहीं, बहुत हट्टा कट्टा नहीं बनाना है उसको, बस इतना कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके, बीमार ना रहे। ठीक है, तो उन सब की कैलोरीज डिफाइन की गई है और कैलोरीज जो है वो एरिया वाइज वेरी भी करती है। गर्म क्षेत्र में कुछ अलग कैलोरी कंज्यूम होगी, जो ठंडे क्षेत्र है वहां के लोग अलग कैलोरी कंज्यूम करेंगे, प्लस उनके फिजिकल वर्क पे भी रहेगा। यदि आप ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं तो ज्यादा कैलोरी आपको कंज्यूम करनी होगी, यदि आप कम वर्क करते हैं, ज्यादातर डेस्क जॉब करते हैं तो कम कैलोरी में काम चल जाएगा। The accepted average calorie requirement in India is 2,400 calories per person per day in rural areas and 2,100 calories per person per day in urban areas. यदि शहर में रह रहे हैं, यदि शहर में रहे हैं 2,100 कैलोरीज पर डे पर पर्सन में काम चल जाएगा। गांव में रह रहे हैं तो 2,400 कैलोरीज पर डे पर पर्सन। इसलिए जाता है क्योंकि गांव के लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं और शहर के लोग फिजिकल वर्क कम करते हैं, मेंटली वर्क या डेस्क जॉब ज्यादा करना पसंद करते हैं, इसलिए वहां पे कम कैलोरी डिफाइन की गई है। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क, कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज आर कंसीडर्ड टू बी हायर देन इन अर्बन एरियाज। द मॉनिटरी एक्सपेंडिचर for capita needed for buying these calorie requirements in terms of food grains etc. is revised periodically taking into consideration the rise in prices। और इन कैलोरी को परचेज करने में पैसे जो हैं वो भाई जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी पैसे भी बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगी कि इन फूड ग्रेन्स की, इन कैलोरीज की जो परचेजिंग पावर है वो क्या होगी, बार बार अलग अलग होगी। इसलिए ये जो मॉनिटरी कॉन्सेप्ट है कि इन कैलोरीज को खरीदने में कितने पैसे चाहिए वो अलग अलग वेरी करता रहेगा जैसे ही महंगाई बढ़ेगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन फॉर द ईयर 2011 एंड 12, ये 2011-12 की पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं। द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वॉज फिक्स्ड एट ₹816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज एंड ₹1000 फॉर अर्बन एरियाज। अगर गांव में रह रहे हो 2011-12 में, अगर गांव में रह रहे हो और 816 रुपए एक पर्सन कमा रहा है, 816 पर मंथ पर पर्सन कमा रहा है, तो इसका मतलब आप गरीब नहीं हैं, आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं। और यदि अर्बन एरियाज में 1000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ कमा रहा है तब भी ठीक ठाक है। इससे कम यदि है, इससे कम है तब फिर दिक्कत है, तब आप बिलो टू पॉवर्टी लाइन माने जाएंगे। डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, द हायर अमाउंट for urban areas has been fixed because of high prices of many essential products in urban centers। कह रहे हैं भाई शहर में वहां पर तो 860 नहीं है, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में ज्यादा क्यों, तो अर्बन एरियाज में थोड़ी सी महंगाई ज्यादा रहती है, रूरल में थोड़ा सा चीजें सस्ती मिलती हैं। In this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about ₹4,080 पर मंथ विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। ध्यान रखना ये 816 और 1000 ये पर पर्सन की बात की हैं, पर फैमिली की नहीं, ठीक है, पर पर्सन की बात की हैं। तो 5 मेंबर होंगे तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 816 और 1000, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोले हैं कि अगर 4080 रुपीज, अगर 5 मेंबर की फैमिली है और 4080 रुपीज से कम
कम की सैलरी आ रही है पर मंथ, तो इसका मतलब फिर वो पुअर हैं। और यही अर्बन एरियाज के तो 5,000 पर मंथ। टू मीट दियर बेसिक रिक्वायरमेंट्स द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड The poverty line is estimated periodically, normally every 5 years by conducting sample survey। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है इसकी जो वैल्यू है ये बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ेगी भाई, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो चीजें बदलती रहती हैं। तो हर 5 साल में ये क्या कहते हैं रीडिफाइन की जाती है। These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization NSSO। ये सैंपल सर्वे करने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन का रहता है जिसका नाम NSSO है। However, for making comparison between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line. Minimum availability of the equivalent to $1.90 per person per day, 2011 PPP, Purchasing Power Parity। तो कह रहे हैं कि NSSO ये तो अपने मतलब इंडिया का ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सर्वे कराता है, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनेशनली पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड बैंक ये काम करता है। और वर्ल्ड बैंक एक वो भी मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द मतलब मिनिमम क्या होना चाहिए पॉवर्टी लाइन के ऊपर रखने के लिए, तो 2011 में उसने कहा था $1.90 पर पर्सन। यदि कमा रहे हैं तो इसका मतलब आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। इसके नीचे हैं $1.90, तब आप क्या हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। ठीक है, तो मतलब कि नेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट क्या करती है इस तरीके के सर्वे कराती हैं, डिफाइन करती हैं पॉवर्टी लाइन क्या है, और जो पुअर रहते हैं उनको फिर कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं जिससे वो भी ग्रो कर सकें। क्योंकि भाई साहब अल्टीमेट गोल रहता है कि नेशन को डेवलप बनाना है, और नेशन तभी डेवलप हो सकता है जब गरीबी मिटे। ठीक है, जब गरीबी खत्म हो। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड बैंक भी एक पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करता है इंटरनेशनली। ठीक है, अब इसके बाद लेट्स डिस्कस है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। आज का लास्ट टॉपिक पॉवर्टी एस्टिमेट्स। पॉवर्टी एस्टिमेट्स की पॉवर्टी का क्या आंकड़ा है। ठीक है, बहुत सारे जो आंकड़े हैं उसको बताएंगे। पॉवर्टी में इंक्रीमेंट हो रहा है या पॉवर्टी में क्या कहते हैं एक्सेलरेट नहीं हो रही है, रिटार्ड हो रही है पॉवर्टी, ये सब चीजें देखेंगे। इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल 3.1 दैट देयर इज सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियोज इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 45% इन 1993-94 टू 37.2% इन 2004-05। एक टेबल 3.1 दिया गया है, इसी के नीचे दिया गया है। इसको तुम देखोगे तो दोनों चीजें एक साथ नहीं देख पाओगे, लेकिन बुक में देखोगे अगर तो ये देखने को दिख रहा है कि तुम्हारा 1993-94 में 45% है पॉवर्टी का रेशियो। ठीक है, पॉवर्टी का रेशियो अर्बन और रूरल में, और 2004-05 में दिख रहा है 37.2%, मतलब कि परसेंट कम हो रहा है। इसका मतलब पॉवर्टी कम हो रही है। The proportion of people below poverty line further came down to about 22%. Proportion of people below poverty line मतलब गरीबी रेखा के नीचे 2011-12 में 22% का हमें डेक्रीमेंट या रिटार्डेशन देखने को मिल रहा है। If the trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in the next few years। यदि इसी तरीके से ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले सालों में ये जो पॉवर्टी का रेशियो है 20% आ जाएगा। Although the percentage of people living under poverty declined in the earlier 2 decades, 1973-1993, the number of poor declined for 407 million in 2004-05 to 270 million in 2011-12 with an average annual decline of 2.2 percentage points during 4-5 to the 11-12। मतलब यहाँ पर बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। साफ मतलब ये है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसके तहत कुछ ना कुछ लाभ अब मिल रहा है, और जो भी पुअर हैं अब वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रहे हैं, मतलब वो इतना कमा रहे हैं। जो भी डिफाइंड एस्टिमेट दिया गया कि 816 पर मंथ पर पर्सन गांव में कमा रहा है और 1000 रुपीज अर्बन में लोग कमा रहे हैं। फिर यहां पर कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछे गए हैं,
तो ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ आंकड़े दिए गए थे। तो तुम्हारा अब काम क्या रहेगा कि जितनी भी चीजें हमने पढ़ा दी हैं उसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना, और ये जो लेट्स डिस्कस है इसके जो भी क्वेश्चन हैं 4-5 उसको अच्छे से अपनी कॉपी में कर लेना। अब वापस से आ जाओ अपने मैथ्स एक्सरसाइज पे, और जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, कल तो तुम्हारा हाथ में दिक्कत थी तो तुम कह रहे थे जितने भी क्वेश्चन थे सब हमें आ रहे हैं, बस वही डिवीजन वाला नहीं आ रहा, तो उसको आज कर लेना। और जितने भी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसको अपनी कॉपी में अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्योंकि कल हमें मिलना है, तो कल अच्छे से हम लोग का मिलन हो, मिलाप हो तो ज्यादा अच्छा है, वरना भाई साहब फिर तो वही होगा जो हर बार होता है, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।